हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट द्वारा 23 अक्टूबर 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, इनसे बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आने वाले फ्यूचर में किस तरह का प्रश्न पूछ सकता है, उन सभी प्रश्नों को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी आप पेट 2025 के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के द्वारा 23 अक्टूबर 2023 को पूछा गया था। ठीक है, तो बने रहिएगा सेशन में। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तवापन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा, या जिसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? ठीक है, तो इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो पहला है उसका नाम ए सतारा, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी नासिक, ऑप्शन नंबर डी पूना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी पूना को जो है राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, आगे चलिए इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स। 1713 ईस्वी में छत्रपति साहू ने कोंकण क्षेत्र के चितवापन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। इससे मराठा साम्राज्य का पेशवा युग प्रारंभ हुआ। इस काल के दौरान पुणे यानी पूना मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई। दातव्य है कि शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी और इनकी जो राजधानी थी क्या थी, रायगढ़ थी। ठीक है, आगे आगे हमारा जो दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने जाने लगा। जिन का क्या अर्थ होता है? विजेता, महान आत्मा, भगवान और अहिंसक। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है राइट ऑप्शन है, यानी जिन का मतलब क्या होता है? विजेता होता है। इसका हम लोग इसका डिस्कस दे सकते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति के बाद जीन उपाधि से विभूषित किया गया। यहाँ जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जिनके अतिरिक्त उन्हें और यानी योग्य, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, केवलीन आदि उपाधियाँ प्राप्त थीं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है आदिनाथ, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋषभ देव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋषभ देव। ठीक है, आगे हमारा तीसरा प्रश्न फ्रेंड्स, कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ठीक है, इसमें हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी जो है उज्जैनी, ऑप्शन सी सुवर्णगिरी और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो इंद्र प्रदेश। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। इंद्र प्रदेश जो है इसका प्रांतीय केंद्र नहीं था। ठीक है, इसमें हम लोग इसका डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों में विभाजित था, जो निम्न है। जो उत्तरापथ था उसकी राजधानी जो है तक्षशिला थी। ठीक है, और आगे बात करेंगे तो जो दक्षिणापथ थी इसकी राजधानी क्या थी? सुवर्णागिरी। अवंती की राजधानी उज्जैनी। पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र और कलिंग की राजधानी क्या थी? कोसली थी। तो इंद्रप्रस्थ मौर्य की राजधानी या केंद्र उनका नहीं था। ठीक है, आगे आगे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारा प्रश्न है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? सतलुज और चिनाब, ब्यास और सतलुज, चिनाब और रावी, ब्यास और झेलम। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ब्यास और जो सतलुज है इसका जो है राइट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट ऑप्शन। इसका डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र नदी कथा नाम कथोपकथन में ऋषि विश्वामित्र एवं शतुद्री और विपाशा नामक नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है।
इन दोनों नदियों का वर्तमान नाम ब्यास और क्या है, सतलुज है। दोनों नदियों का नाम क्या है, ब्यास और सतलुज। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि 1722 ईस्वी में किस सूबेदार सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी? आमेर को, मालवा को, लखनऊ को, आगरा को। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। आगरा को जो है सवाई राजा राजा सिंह जो थे उसको इन्हें दी गई थी। ठीक है, जो जय सिंह थे। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1722 में मोहम्मद शाह ने सवाई राजा सिंह को आगरा का सूबेदार नियुक्त किया एवं कुछ समय बाद में उन्हें मालवा को भी सूबेदार बना दिया गया। इन्हें सवाई की पदवी फर्रुखसियर ने दिए थे। ठीक है, सवाई की पदवी किसने दिया था, तो फर्रुखसियर ने दिया था। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश स्वनिर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल निस्तार और डी की बात करेंगे तो सोमनाथ लाहिड़ी। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ लाहिड़ी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स। सोमनाथ लाहिड़ी जो कि बंगाल से संविधान सभा के सदस्य एवं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, इन्होंने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? द इंडियन लीग का, स्वराज पार्टी का। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया था सन 1923 ईस्वी में, क्योंकि जो गया का अधिवेशन 1922 में हुआ था उसी से अलग होकर जो है 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका ऑप्शन। अन्य ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो अभी हमने बताया था कि इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद की राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया। सितंबर 2023 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई। पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो सी आर दास एवं महासचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता और ऑप्शन नंबर डी नागपुर। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, यानी कलकत्ता में जो है अधिवेशन में इन्होंने आश्वस्त किया था सबको। इसका देख सकते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर सन 1920 ईस्वी को प्रस्तावित पारित हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन जो है स्वीकृत कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? सैयद अहमद खान, हकीम अजमल खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन की डी की बात करेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक जो हैं इनका नाम जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता है। इनको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित खुदाई खिदमतगार पठान सत्याग्रहियों का दल था, जिसके द्वारा सबने अवज्ञा के दौरान पेशावर में आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता,
सैन फ्रांसिस्को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। लाला हरदयाल के द्वारा जो है इस पार्टी का स्थापना किया गया था और इसका जो मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। ठीक है। 1913 में जब हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा द्वारा की गई थी, उस समय उसका कार्यालय 436 हिल स्टेट में था, जिसे युगांतर आश्रम नाम दिया गया था। यह स्थान जो है सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है। आगे आगे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका प्रश्न है कि सिरोही, जिसको सिरो कुमुदनी या लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है। इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन देख सकते हैं इसका फ्रेंड्स। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है राइट ऑप्शन है, मणिपुर इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। सिरोही कुमुदनी लिली भारत के मणिपुर में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है। यह सुरई पहाड़ियों में से प्राप्त होती है। यह मणिपुर का राज्य पुष्प है। तो सुरई क्या है, मणिपुर का राज्य पुष्प है। ठीक है। आगे उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट ऑप्शन है। यानी राजस्थान में जो है ये जो है उड़िया पठार स्थित है। इसको हम लोग देख सकते हैं इसका टीचर। उड़िया पठार भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह इस राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है। आगे आगे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का कारण क्या था। उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, स्थानीय वायु परिसंचरण, शीतोष्ण चक्रवात और दक्षिणी पश्चिम मानसून। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट ऑप्शन है। उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु के कारण जो है शीत ऋतु में जो है तमिलनाडु के तटों पर क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है। चलिए इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। यह भारत में अक्टूबर नवंबर के में मानसून के लौटने के साथ ही मानसून के चलने की दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है। इन लौटती हुई मानसूनी पवनों के पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल आदि राज्यों में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार के ग्रेनाइट पाया जाता है। राखी ग्रीन ग्रेनाइट, मेरीगोल्ड ग्रेनाइट, काला ग्रेनाइट, रोजी पिंक ग्रेनाइट। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट ऑप्शन है। यानी रोजी पिंक ग्रेनाइट जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। यह भारत में उपलब्ध सबसे सस्ते ग्रेनाइट में से एक है और इसका उपयोग फर्श और काउंटर बनाने के लिए बहुतायत मात्रा में किया जाता है। इसे तुर्की और यूरोप जैसे देशों में भी निर्यात किया जाता है। ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट ऑप्शन है। यानी पुर्तगालियों द्वारा जो निर्मित बंदेल चर्च है ये भारत के जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली जिले में बंदेल शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1599 ईस्वी में किया गया था। यह भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इस चर्च को बसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है। विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय सरकार स्थान कानपुर। और आगे की बात करेंगे तो आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति और कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट ऑप्शन है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है इसकी क्या करती है, मतलब इसके द्वारा सब कुछ होता है। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी को मंजूरी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है। चलिए आगे
आगे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी राइट टू वर्क की गारंटी देना है। ठीक है, इसका हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना, वेतन भुगतान अधिनियम 2017, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो नागरिकता अधिनियम। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी इसका जो है राइट ऑप्शन है, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। संविधान का अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार यानी राइट टू वर्क का प्रावधान करता है, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम 2005 व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र के में विकास के लिए जिम्मेदार है? बागवानी, आलू उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है तिलहन उत्पादन। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1991 से 2003 के बीच की अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति जिसको नाम से अवधि रूप में जाना जाता है। स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी से संबंधित है। तिलहन उत्पादन का संबंध पीली क्रांति से है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है राइट ऑप्शन है। ठीक है, हैदराबाद में जो है बीमा विनियामक इसका मुख्यालय। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसको IRDA का मुख्यालय हैदराबाद के तेलंगाना में है। यह वर्ष 2001 में दिल्ली से स्थानांतरित हुआ था। IRDA का स्थापना जो है सन 2000 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी ऋण संघ, ऑप्शन सी की बात करेंगे वाणिज्यिक बैंक, और ऑप्शन डी की बात करेंगे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट ऑप्शन है। नाबार्ड जो है डिपॉजिट संस्थान का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसका डिस्कस कि नाबार्ड एक डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है। यह 12 जुलाई सन 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के इतना ही, मिलते हैं शेष प्रश्नों के साथ। यानी जो आज हम लोगों ने जो है 20 प्रश्नों को किया फ्रेंड्स, और कल हम लोग जो है पूरे जितने भी GK GS के जितने भी प्रश्न हैं कल हम लोग नेक्स्ट कक्षा में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। सब्सक्राइब करने में आपको 0.2 सेकेंड का समय लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।